हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल दीप सोनी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा अपरदन एवं उसका संरक्षण। लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो भी मृदा से संबंधित था, जिसमें हमने मृदा की क्वालिटी बताई थी, कौन कौन सी मृदा होती है। मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब होता है क्षरण, यानी किसी चीज़ का धीरे धीरे क्षरण होना। पानी के दिन जब आते हैं, बरसात के दिन जब आते हैं, तो बरसात के दिनों में हमने देखा होगा जब तेज़ बहाव का पानी आता है तो खेत की मिट्टी जो है वह बहकर नदियों में मिल जाती है। ये नदियों में मिट्टी का बह जाना यानी ऊपरी परत सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ह्यूमस वाली परत जो होती है, जिसमें कि सारे ही पौष्टिक तत्व होते हैं। और उस परत का यदि पानी के साथ बहकर नदी में मिल जाना क्या है? मृदा अपरदन। यानी मृदा अपरदन की मेन क्वालिटी तो वही है। जितने भी हमारे वो होते हैं भूभाग, उनमें जैसे मान के चलो कि कोई भी खाली भूभाग है और यदि उस पर कोई वृक्ष नहीं है तो समझ लो कि बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा मिट्टी का क्षरण या मिट्टी का जो अपरदन होना है वो वहीं होगा। यानी खाली भूभाग पर यदि वृक्ष ना हो तो अपरदन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। मृदा का सबसे बड़ा नुकसान भी है। इससे हानि क्या क्या है? हानि आपको पता ही है सब, जैसे वनस्पतियों के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि का होना। थोड़ा सूखा जो है वह लंबे समय तक के लिए खिंच जाता है। जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव और सिंचाई की कठिनाई, सिंचाई नहीं हो पाती, सिंचाई के स्रोत सूख जाते हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, ये सब चीज़ें हैं ना। नदियों की तह में बालू का जमना, तह यानी तली में बालू जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, जो पानी के साथ बह के बारीक कण आ रहे होते हैं वह धीरे धीरे नीचे जम जाते हैं। और ये करते क्या हैं? ये धरा परिवर्तन और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना और कृषि उत्पादों का उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ना। मिट्टी चूँकि क्या है कि बह के आई है, जो कि उपजाऊ थी और वो नदियों में चली गई, अब नीचे की जो मिट्टी रह गई वो अनउपजाऊ रह गई, जिसमें कि क्या खेती हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती, है ना। कईयों बार देखो क्या होता है कि ये जो वो होती हैं क्या, पानी, बाढ़ का जो पानी होता है वो क्या करता है कि तेज बहाव के कारण उसमें से मिट्टी को बिल्कुल बहा कर ले जाता है और जो समझ लो कि खेत की पूरी उपजाऊपन जो होता है, मूल उपजाऊपन, वो पूरा नष्ट कर देता है ना। तो ये है क्या? मृदा अपरदन और उससे होने वाले हानि। बात आए समझ में? अब आगे क्या होगा? अब ये अपरदन है, अब अपरदन का कारण क्या है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यानी मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख मेन कारण है मानव द्वारा वनों का विनाश। अब मानव क्या कर रहा है? धीरे धीरे जंगलों को काट रहा है, तो उससे हमारे लिए क्या हानि बहुत ज़्यादा हो रही, प्राकृतिक रूप से भी हो रही, पर्यावरणीय रूप से भी हो रही, जिसमें प्रदूषण वगैरह की मात्रा बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि मृदा अपरदन बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है। मृदा अपरदन रुक नहीं पा रहा है, मृदा अपरदन, है ना। क्योंकि मिट्टी के जो कटाव को रोकने का मेन काम है वो करते हैं वृक्षों की जड़ें, और जब हम वन काट देंगे तो वो जड़ें भी नष्ट हो जाएंगी। दूसरा है अत्यधिक पशुचारण से भी क्या होता है? छोटी छोटी वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं जो कि अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी के कटाव को रोक सकती थी, लेकिन अब वह सक्षम नहीं होती। झूम कृषि सबसे इम्पोर्टेंट है। झूम कृषि माने होता है कि कोई जनजाति है जो कि जंगलों को काटकर एक निश्चित भूभाग को तैयार करे और क्या करे? उसमें खेती करे, और कुछ समय उपरांत उसमें से उन खेती को प्राप्त करके साल 2 साल प्राप्त करे और फिर दूसरे स्थान पर चला जाए और नए जंगलों को काटे और फिर वहाँ खेती करे। इससे क्या होगा? धीरे धीरे जंगलों का विनाश हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? झूम कृषि कहेंगे। पवन द्वारा अपरदन, जो बारीक कण होते हैं हवा द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, उनसे क्या हो जाता है कि मृदा अपरदन हो जाता है, जिससे जो हमारे वो हैं रेगिस्तान, इनका भी प्रसार होता है। मुख्यतः रेगिस्तान का प्रसार होता है ना। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करते हैं कुछ वैज्ञानिक, जैसे कि वैज्ञानिक तरीके जो दवाई वगैरह हम जो डालते हैं, बीज का रोपण करने की जो विशेष पद्धति है, कटाने की जो विशेष पद्धति है, उन पद्धतियों को ना अपनाकर किन्हीं अवैज्ञानिक तरीकों का हम प्रयोग करते हैं, तब भी हमारे लिए क्या होता है? मृदा अपरदन का कारण बनता है। अब इसके बाद क्या है?
इसके बाद है हमारा मृदा का संरक्षण। तो क्या है मृदा का संरक्षण? मृदा संरक्षण के लिए देखो सबसे पहले तो क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या मृदा संरक्षण की बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमें उत्पादकता लगेगी तो हमारे लिए नए नए तरीक़ों का उपयोग करना पड़ेगा, और जो कि हम कर नहीं पा रहे हैं, है ना, उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले तो क्या करें, हम पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों पर फसल उगाएं, है ना, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकें। खेतों में बांध बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। अच्छा, खेतों में जो कई ढालू खेत होते हैं, इसमें से हम क्या करें, कुछ निश्चित भूभाग को हम रोककर उसमें पानी को भी रोक ले। दो काम होंगे, एक तो हमारा पानी का भी उपयोग हो सकेगा, है ना, और हम जो नालीदार खेती बनाकर उससे मृदा के अपरदन को भी रोक सकेंगे, क्योंकि वह मिट्टी बहकर बाहर आ जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें हम दवाई ववाई छिड़कते हैं, है ना। वो रक्षक मेखला, देखो क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं हम, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, घने वृक्ष जो होते हैं, वो रक्षक मेखला कहलाते हैं। करते क्या है ये जो मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान के प्रसार बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, तो रेगिस्तानी जो रेत होती है, जो हवा के साथ जो उड़कर आती है, तो ये जो वृक्ष होते हैं, घने वृक्ष, इस रेत को रोक लेते हैं और वहीं गिरा देते हैं, जिससे आगे के जो खेत होते हैं वह सुरक्षित रह जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम रक्षक मेखला। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास, है ना, यहाँ चारागाह का विकास नहीं करेंगे तो पशु कहाँ जाएंगे, यहीं से तो मूल बात होती है पशुओं की, है ना, शहरों में तो इतना है नहीं। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण कर देना, जो वृक्षारोपण अभियान वगैरह जो होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, खाली पड़ी हुई भूमि पर वृक्षारोपण करते हैं, जिससे कि मृदा का संरक्षण होता है। नदियों के किनारे भी वृक्षारोपण करना हमें भी लगाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति निजी स्वार्थ के चलते क्या करता है कि खेतों के किनारों पर खेतों के किनारों पर भी वृक्ष लगाना उपयुक्त नहीं समझता है ना। इसके बाद क्या, इसके बाद है हमारे जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण व जल संरक्षण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल संरक्षण कैसे होगा, तो हमें पता है कि जल संरक्षण जो है कि 4 प्रकार से होता है, पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय जल पढ़ेंगे, है ना। तो पृष्ठीय जल हमारे क्या करता है, लगभग 60% जल की पूर्ति करता है पृष्ठीय जल। अब इसमें किससे होती है पृष्ठीय जल की पूर्ति, तो नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनसे हैं। और नदियों की बात करें तो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। कुछ नदियों के अपन बारे में जानकारी लेते हैं, है ना, भारत की नदियाँ हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं सिंधु की। सिंधु भारत में 1134 किलोमीटर चलती है, और सबसे ज़्यादा चलती है गंगा 2725 किलोमीटर, है ना। इसके अलावा हम देखें नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है ना, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और गुजरात में अरब सागर में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में वहाँ गिर जाती है। और भी नदियाँ हैं जैसे कि यमुना है ना, तो 13 से 76 किलोमीटर गंगा में मिल जाती है आगे चल के। चिनाब है, घाघरा है, पन्नार है, ये आदि कुछ अन्य नदियाँ हैं, है ना, जिनसे कि हम क्या करते हैं, पृष्ठीय जल की पूर्ति करते हैं। और ये 60% भाग पूर्ति करते हैं, ये विशेष बात है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो नहरें वगैरह चलती हैं। आगे है हमारा कौन सा, भौम जल। भौम जल क्या करता है कि वर्षा का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, और यही भाग कुएं, नलकूप वगैरह द्वारा हमारे लिए क्या कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। इसे ही भौम जल कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोरिंग वगैरह जो हम कराते हैं वो क्या है, वर्षा के जल जब जमीन द्वारा सोख लिया जाता है और ये फिर भौम जल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। शहरीकरण से क्या हो रहा है, शहरीकरण से यही तो हो रहा है कि ऐसी पक्की सड़कें डल गई कॉलोनियों में सब जगह पर, है ना, तो उनसे क्या हो रहा है, उनसे फिर पानी बरसात का सूख नहीं पाता और बह के निकल जाता है। अगला क्या है हमारा, अगला फिर है हमारा वायुमंडलीय जल या महासागरीय जल। ये भी क्या है, जल स्रोत के भाग हैं। जल के उपयोग, जल के उपयोग क्या है, जल के उपयोग तो दैनिक जीवन में हम देखते ही हैं। कुएं, जो सफाई में, भोजन बनाने में, खाने पीने में, उद्योगों में, उत्पादन में, सभी प्रकार जल का उपयोग होता है। अब जब जल का उपयोग होता है तो इस संसाधनों जिनसे हमें प्राप्त हो रहा उनका हमें संरक्षण भी करना जरूरी है। तो इनके संरक्षण के लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है वर्षा जल संरक्षण। जो वर्षा का पानी आता है उसे हम बचा कर रखें तो वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यदि हमने उसको नहीं बचा पाया तो हमने किसी भी प्रकार के जल को नहीं बचा सकते। सबसे ज़्यादा पानी जो हमें प्राप्त होता है वो वर्षा जल से प्राप्त होता है, कि नदियाँ, तालाब, झीलें सब इसी से बनी हुई हैं। छोटे से छोटे बड़े सभी
नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, जो नदियों पर डैम बना लेना जिससे कि पानी रुक जाए, है ना। कई उपयोग है, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और हम उससे नहरों द्वारा खेती भी कर सकते हैं, पेयजल की भी सुविधा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनके प्रदूषण को रोक, क्योंकि हमने इनके यदि प्रदूषण को नहीं रोका तो फिर ये कहीं से लेके हमें कहीं तक लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे। ओके, तो हमारे लिए इनका प्रदूषण भी रोकना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मृदा अपर्दन व उनका संरक्षण। अगला टॉपिक होगा हमारा वन एवं वन्य प्राणी, इनकी उपयोगिता और उनका भी संरक्षण। बचाव तो हर एक चीज़ का जरूरी जो प्रकृति में है ना। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगला वीडियो जब भी आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो थैंक यू दोस्तों। मोबाइल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकें। थैंक यू।